न्यूज पर। नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। भारत एट 7 यानी कि खबर राज्यों से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर कोने की खबर हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारतीयों के निर्वासन और उनके साथ उचित व्यवहार को लेकर अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में भारतीय विदेश मंत्रालय। विदेश सचिव ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री 10 फरवरी की शाम को पहुंचेंगे पेरिस। 12-13 फरवरी को करेंगे अमेरिका की यात्रा। ट्रंप से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। दिल्ली चुनाव नतीजों से पहले विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच एसीबी की हुई एंट्री। केजरीवाल के घर से 2.5 घंटे बाद बैरंग लौटी टीम। भाजपा का पलटवार, कहा आम आदमी पार्टी झूठे आरोपों की राजनीति से आए बाज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 39 लाख नए मतदाता जोड़ने पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव आयोग पहले ही दे चुका है जवाब। रिजर्व बैंक ने 5 साल में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद। और 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हस्तशिल्प मेले का किया शुभारंभ। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से, जहां नवे टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई है। मुगल सम्राटों और महाराजाओं का शिकारगाह रहे मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व होगा। इसको लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेशनल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण में स्थापित कर रहा है नए कीर्तिमान। एमपी में बाघों के संरक्षण के साथ साथ उनके आवासों की संख्या में भी वृद्धि। बाघों की बढ़ती संख्या और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। मध्य प्रदेश में 2022 की बाघों की जनगणना के अनुसार 785 बाघ। मध्य प्रदेश को जल्द ही 9वां टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। पिछले साल राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण ने शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के मामले में बाघों के संरक्षण के साथ साथ उनके आवासों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में 8 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। इनमें कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, दुबरी, रातापानी और नौरादेही टाइगर रिजर्व शामिल हैं। अब माधव नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व बनने से ये संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी, जो प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पालनपुर कूनों में चीते छोड़े 5 चीते। अब ये भी और सौभाग्य की बात है कि 3 चीतों का जन्म तो हमारे राज्य के अंदर ये जो बच्चे कल छोड़े गए हैं, और जो पहले छोड़े गए 2 चीते वो भी अपनी कुशलता के साथ न केवल शिकार कर पा रहे हैं, बाकी कई जगह दृष्टिगोचर भी होते हैं, कई लोगों को दिखाई देते हैं। कल 3 चीते, एक मादा से छोड़े गए, आशा और धीरा, 2 मादा चीताएं और 3 नर चीतों के साथ हमने उनको जंगल में छोड़ा है। 5 और 2 7 चीते कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की आबोहवा में अपने आप को ढाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2022 की बाघों की जनगणना के अनुसार 785 बाघ हैं। 2018 में ये संख्या 526 थी और अब बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पहले सरकार ने रातापानी को 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इससे चंबल अंचल में वन्य जीवों की समृद्धि बढ़ेगी।
इससे पहले गत बुधवार को कूनो में 5 चीते छोड़े गए हैं। यह गर्व की बात है कि पहले छोड़े गए चीते न केवल शिकार कर रहे हैं बल्कि कुशलता से जंगल में विचरण कर रहे हैं। प्रकृति और संतुलन की ये अनमोल झलक मध्य प्रदेश में दिख रही है। इस फैसले से बाघ संरक्षण को एक नया आयाम मिलेगा, साथ ही इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। माधव टाइगर उद्यान टाइगर रिजर्व बनने से चंबल अंचल के वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है। वहीं ये इस बात का प्रमाण भी है कि मध्य प्रदेश सरकार वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। और मध्य प्रदेश के बाद अब खबर बिहार से, जहां बदल रही है पर्यटन की तस्वीर। बिहार में डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार तेज हो रही है और राज्य में हाईवे और एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है। अब बिहार सरकार ने 106 करोड़ रुपए से पूर्वी चंपारण जिले में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है बिहार सरकार। काशी जैसा होगा पूर्वी चंपारण जिले का सोमेश्वरनाथ धाम। बिहार के 6 प्रमुख मंदिरों के लिए राज्य सरकार ने खोला खजाना। सोमेश्वरनाथ मंदिर के विकास के लिए 106 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी। बेहतर होटल और पर्यटकों से जुड़ी सुविधा का होगा विकास। पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में पर्यटन के विकास से रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए पर्यटक स्थानों पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। राज्य सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले के सोमेश्वरनाथ धाम के पर्यटकीय विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस स्थान को ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 106 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। रामायण सर्किट की हम बात करते हैं, अब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, वाटरफॉल्स की बात हम करते हैं, बर्ड सेंचुरीज की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत स्कोप है। और जब बेटर फैसिलिटी, होटल्स बेहतर आते हैं तो जो भी टूरिस्ट आता है वो चाहता है कि उनको एक उच्च स्तरीय रहने की सुविधा मिले, बेटर सड़क कनेक्टिविटी मिले। सोमेश्वरनाथ मंदिर के पर्यटकीय विकास के लिए 54.22 करोड़ के खर्च से 2 पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही 70 करोड़ रुपए के खर्च से अरेराज स्थित सोमेश्वरनाथ धाम से फतुहा चौक तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। समझा जा रहा है कि इसके बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ेगी और इलाके में बेहतर होटल और पर्यटकों से जुड़ी सुविधा का विकास होगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 106 करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा इस अरेराज नगर के विकास के लिए मिला है। ये संपूर्ण शहर के विकास के लिए है और मंदिर का विकास यहाँ का मतलब सर्वांगीण विकास। अरेराज का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, मंदिर का विकास को बहुत गति मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के क्षेत्र के विकास का वादा किया था। सीएम के निर्देश पर बिहार पर्यटन की टीम और अन्य अधिकारियों ने इस स्थान का निरीक्षण करके एक रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी है। प्रगति यात्रा में मानवर मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने एक घोषणा कर दी कि 54 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से मंदिर अरेराज के विकास के लिए। सोमेश्वरनाथ मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इस मंदिर में लोगों की काफी आस्था है। पूर्वी चंपारण का ये क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि के साथ प्राकृतिक दृष्टि से भी आकर्षण का केंद्र है। सीएम नीतीश कुमार दिसंबर से लगातार प्रगति यात्रा पर हैं। इस दौरान वो लोगों से सीधे संवाद करते हैं और फिर उनसे विकास से जुड़े मुद्दों पर एक्शन लेते हैं। सीएम की इस यात्रा का डायरेक्ट एक्शन अब देखने को मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और राजस्थान में अब शुरू होगी जेनेटिक टेस्टिंग। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में अब जेनेटिक टेस्टिंग की शुरुआत होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां रेयर डिजीजेस का इलाज भी किया जाएगा। और इसके साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु को अगर किसी तरह की कोई जेनेटिक समस्या है तो इसके बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। राजस्थान में जल्द शुरू होगी जेनेटिक टेस्टिंग।
गर्भ में ही लग सकेगा जेनेटिक बीमारी के बारे में पता। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में जेनेटिक टेस्टिंग की शुरुआत होने जा रही है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स बनाया जाएगा। छोटे बच्चों में उनके जन्म से कुछ ऐसी जेनेटिक और रेयर डिजीज होती हैं जो उनके माता पिता के जीन से बच्चों तक पहुंचती है। भारत सरकार ने 63 तरह की ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर वाली रेयर बीमारी चिन्हित की है, लेकिन इनका इलाज बहुत महंगा होता है। आपने 16 करोड़ के इंजेक्शन के बारे में सुना होगा। राजस्थान में इसे लेकर पहली बार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जहां इन जेनेटिक डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में अब जेनेटिक टेस्टिंग की शुरुआत होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, जहां रेयर डिजीज का इलाज तो किया जाएगा ही, साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु में किसी तरह की कोई जेनेटिक समस्या तो नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। जो जेनेटिक बीमारियां हैं, इनका आजकल जो एडवांस टेक्निक है, जिसमें हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक है और इसके अलावा कुछ और टेक्निक है, MLP टेक्निक है, इनके द्वारा हम लोग पहले ही पता लगा सकते हैं। और दूसरा, पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया है कि मेडिकल के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसमें बहुत सारी बीमारियों के नए इलाज आ गए हैं। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021 बनाई, जिसमें उन्होंने कुछ बीमारियों को चिन्हित किया, जिसमें ट्रीटमेंट का कॉस्ट बेनिफिट रेशो पॉजिटिव साइड में देखा गया और इनके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसीलिए जो अभी जो नेशनल पॉलिसी है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, वो सभी पार्ट्स को कवर करती है। डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, सभी कंपोनेंट्स का उसमें ध्यान रखा गया है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज बनने जा रहा है। इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जयपुर के जेके लोन अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स बनाया जाएगा, जहां OPD और IPD की सुविधा आम जन को मिलेगी। इसके अलावा SMS अस्पताल में जेनेटिक टेस्टिंग से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जिसमें मशीनरी शामिल है। इसके साथ ही सांगानेरी गेट स्थित महिला अस्पताल में फीटल मेडिसिन की शुरुआत की जाएगी, जहां से टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए जाएंगे। ये नई सोच थी, माननीय CM साहब की इसमें संज्ञान में आया, तो उन्होंने ये सोच के हमारे जयपुर में जेके लोन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की सोची। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट अलग से खोला जा रहा है मेडिकल जेनेटिक्स। उसके तहत जो बच्चे से पीड़ित होंगे बीमारियों से, इन सबकी जांच के लिए मशीनें, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, इनके लिए अलग से बजट करीब 50 करोड़ का पास किया गया। अभी तक 7000 रेयर डिजीज का पता लगाया जा चुका है, जिसमें से 400 रेयर डिजीज का इलाज संभव हो गया है। भारत की बात करें तो भारत में 4 से 6% जेनेटिक डिसऑर्डर के मामले पाए जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर साल 4 लाख से ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ बच्चे पैदा होते हैं। जयपुर से DD न्यूज के लिए महेश दाधीज की रिपोर्ट। और भारत 7 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए।
अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दिल्ली में पूरा हुआ मतदान, जनता ने किसे दिया सत्ता का अभयदान। क्या बीजेपी के हाथ लगेगी सत्ता की बाजी, या फिर कांग्रेस के हाथ में होगी सत्ता की चाबी? क्या केजरीवाल बनाएंगे सरकार, या जनता लगाएगी उनको फटकार? हार जीत का होगा सटीक विश्लेषण। डीडी न्यूज के डाटा सेंटर से सबसे पहले जानिए हर सीट का हाल। देखिए जनादेश 8 फरवरी को सुबह 7 बजे से लगातार सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो बात होगी दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में खेलों को बढ़ावा देने की कवायद भी शुरू हो गई है। क्रीड़ा भारती की ओर से प्रयागराज में खेल महाकुंभ संवाद संगम का आयोजन जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज की पावन भूमि पर चल रहे दिव्य महाकुंभ के अंतर्गत क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के द्वारा खेल महाकुंभ संवाद संगम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना था। 6 फरवरी से शुरू हुआ खेल महाकुंभ संवाद संगम 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न खेल गतिविधियां, विचार विमर्श और प्रेरणादायक संवादों का आयोजन किया जाएगा। 2036 में हमारे यहाँ ओलंपिक होने जा रहा है भारत में, तो हमारे जो परंपरागत गेम्स हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको कैसे हम एक साथ में पिरो के लेके आएँ और एक रिसर्च करें, उस पर मंथन करें। उसके लिए फिर यहाँ पर सारी स्टेट के प्लेयरों को बुलाया गया है। खेल महाकुंभ संवाद संगम जो बेसिकली 8 दिन का प्रोग्राम है, हम 8 दिन तक चर्चा करेंगे, एक मंथन करेंगे कि कैसे हमारे यंगस्टर और ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेट कर पाएँ, कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो अच्छे प्लेयर हैं उनको पहचाने, उनको सपोर्ट करें। खेल महाकुंभ का प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। खेल महाकुंभ के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में खेल महाकुंभ के ट्रैक सूट का भी शुभारंभ किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन और परिश्रम का साथ हो तो आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। I want to send my message, convey my message to all the youth of the sport person, particularly of the nation. भारत को तकड़ा बनाना है और जीतना है। पहलवान योगेश्वर दत्त और जिम्नास्ट गीता कर्माकर ने खेल महाकुंभ में आए बच्चों के साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और कहा कि भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, देश में खेलों का भविष्य उज्जवल है। सभी खिलाड़ी, अलग अलग खिलाड़ी यहाँ पे पूरे देश से खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, कुश्ती के, कबड्डी के, खो खो के, मलखम के, और कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे यहाँ से। वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ यूपी गवर्नमेंट का, सीएम सर का इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि कैसे आने वाले जो 36 ओलंपिक का मिशन ले रहे, 2036 ओलंपिक का जो ड्रीम्स हम देख रहे, उसको लोगों के बच्चों के अंदर कैसे ज़्यादा एक जो भूख होती है वो जगाए। खेल महाकुंभ संवाद संगम महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में खेलों की ऊर्जा को जोड़ने का एक प्रयास है। देश के विभिन्न राज्यों से आए बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए। हमको यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा खेल महाकुंभ का हर एक गेम का लेके इतना मतलब गेम को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इधर वेस्ट बंगाल की नॉर्थ कोलकाता से आई हूँ यहाँ पर कबड्डी खेलने। यहाँ का मतलब यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। मैंने देखा कि यहाँ आके बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये भव्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, डिजिटल महाकुंभ है। जी हाँ, और अब ये खेल महाकुंभ भी बन गया है। और इस संवाद में जो विशेषज्ञ आएंगे, खेल के एक से एक बढ़कर नगीने आएंगे, उन सब से इन बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आगे चलकर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने देश का नाम भी पूरे विश्व में कर सकें। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, प्रयागराज से डीडी न्यूज के लिए।
और प्रयागराज महाकुंभ का सार्वभौम आकर्षण और त्रिवेणी का शाश्वत प्रवाह हर आस्थावान को अपनी ओर खींचता है। इसी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए राजस्थान के राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाई और विधिवत त्रिवेणी पूजन और आरती कर पुण्य अर्जित किया। मंदिर में विधिपूर्वक पूजा अर्चना के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं से संवाद भी किया। इसके बाद उपसभापति परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने संतों और महात्माओं से भेंट की। उन्होंने महाकुंभ के महत्व पर चर्चा करते हुए इसे भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्म का महान संगम बताया। यहाँ होना और स्नान करना अद्भुत अनुभव, अलौकिक, शब्दों से परे, कभी न भूलने वाला। और इस महाकुंभ में आकर के एहसास होता है भारत क्या है। इकबाल ने बहुत पहले कहा था एक शेर के रूप में, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुनिया से जो पुरानी सभ्यताएं थी, रोम, यूरोप, मिस्र, ये सब मिट गए, पर भारत नहीं मिटा। भारत क्यों नहीं मिटा? क्योंकि भारत के पास कुंभ जैसी चीजें हैं। कुंभ है क्या? कुंभ हजारों वर्ष से भारत भले अलग अलग संस्कृति और परिवेश में रहा हो, लेकिन कुंभ ने हमारी एकता रखी। कुंभ हमारा आध्यात्मिक एकता। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। भारत एट 7 में खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका भारत एट 7 में ब्रेक के बाद। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते हुए विश्व की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी देश भर के 9 राज्यों में अपने कैंपस खोलने वाली है। गुजरात के गांधीनगर में NFUSU का हेडक्वार्टर स्थित है। हमारी संवाददाता मेघना देव ने विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री डॉक्टर JM व्यास से विशेष बातचीत की। की इकलौती फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU अब भारत के और भी जगहों पर अपने कैंपसेस खोलने जा रही है। ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और एक्सपेंशन की जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ वाइस चांसलर जुड़ रहे हैं NFSU के डॉक्टर JM व्यास। किस तरह की डिमांड आ रही है और कहां-कहां ये कैंपसेस खुलेंगे? तो नए क्रिमिनल लॉज में ये हो चुका है नक्की कि भाई 7 साल की ऊपर की सजा वाले जितने भी क्राइम बन रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का हाजिर रहना, तपास में इनका योगदान ये जरूरी बनाया गया, अनिवार्य। तो ये होना ही चाहिए, नहीं तो ये केस नहीं चलेगा। तो इसलिए अभी बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जरूरत खड़ी हुई है। ये ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऑलरेडी ये 3 साल 4 साल हुए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के 10 कैंपसेस बनाए हैं। एक युगांडा में, 9 अभी यहाँ है। तो गृह मंत्रालय है फिर से नक्की किया कि भाई 9 और कैंपसेस हमारे बनेंगे। वो 9 कैंपसेस में महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है। ऐसे जो स्टेट्स है जो बाकी रह गए थे, ये स्टेट्स में भी हमारे कैंपस खुलने जा रहे हैं। सर, किस तरह की डिमांड अभी दिख रही है और विदेश से भी कई क्या डिमांड आ रही है कि आप हमारे यहाँ आएं और कैंपस खोलें? हर एक कंट्री को अच्छे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जरूरत है। तो एक रास्ता ये था कि ये लोग अपने स्टूडेंट्स को यहाँ भेजते हैं और दे डू दिस फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स।
और ये करके अपने देश में जाके अपना काम करते हैं। लेकिन ये भी अभी सफिशिएंट नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। दूसरे कंट्री में भी, युगांडा में तो किया, गयाना वगैरह काफ़ी कंट्रीज, मेरे ख्याल से 8-10 कंट्रीज से तो ऑलरेडी रिक्विजिशंस आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। छात्रों की बढ़ती डिमांड के कारण कई जगहों पर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है अपने कैंपसेस को एक्सपैंड कर रही है और उसके ही अंतर्गत अभी जो एक्सपेंशन 9 राज्यों में हो रहा है वो उसी का एक हिस्सा है। मेरे सहयोगी कृष्णा शाह के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, गांधीनगर, गुजरात। तो भारत एट 7 के आज के अंक पे फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक बार हम फिर से बता दें कि कल हो रही दिल्ली विधानसभा चुनाव के सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजों के लिए डीडी न्यूज से जुड़े रहिए। 8 तारीख को सुबह 7 बजे से हमारी मेगा कवरेज होगी। दिल्ली का दंगल, किसका होगा मंगल, ये आप जानिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।